आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई इकोनॉमिक्स का डिटेल्ड लेक्चर। तो आईसीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक्स का हम डिटेल्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स। ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर ऑल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग इन इट। द की कैरेक्टरिस्टिक्स आर नंबर एंड साइज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो मार्केट किस तरह से इफेक्ट होता है विद द नंबर एंड साइज ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं या डिफरेंशिएटेड हैं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फॉर्म्स, तो क्या न्यू फॉर्म्स को फ्री एंट्री मिलती है या नहीं। ओके, इसके आधार पर भी हम मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, तो मार्केट पर प्राइस का कितना कंट्रोल होता है सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ओके, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, एक होमोजीनियस या एक ही जैसा दिखने वाला आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री होता है एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। कोई भी फॉर्म फ्रीली एंटर कर सकता है मार्केट में और जब चाहे एग्जिट कर सकता है। एंड एवरीवन हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ दिस मार्केट। तो बायर और सेलर दोनों को ही इस मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है। A single firm has no control over the price and the firm is a price taker. Example, agricultural markets, that is markets for wheat, rice. Second है आपका monopoly market, a market structure where there is a single seller of a product that has no close substitutes. Market structure जहाँ single seller होता है किसी भी प्रोडक्ट का और ऐसे प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ना हो। ओके, जो एक जैसा दिखने वाला कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो। देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री, ऐसे मार्केट में एंट्री में बहुत बड़ा बाधा या बैरियर लगता है फॉर द न्यू फॉर्म्स। द मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज़ अ प्राइस मेकर, ये जो मार्केट होती है ये प्राइस मेकर होती है, मतलब अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज इन रेल ट्रांसपोर्ट, लोकल वाटर सप्लाई। फिर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। व्हाट इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? अ मार्केट स्ट्रक्चर विथ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं थ्रू ब्रांडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। इन दिस केस देयर इज़ अ फ्री एंट्री, कोई भी फॉर्म फ्रीली एंटर कर सकता है मार्केट में एंड दे कैन ईजिली एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। फॉर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, यहाँ पर प्राइस पर फॉर्म का कुछ कंट्रोल रहता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स या सेलर्स प्राइस पर कंट्रोल रखते हैं। दे कैन डिसाइड द प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है तो उनके पास ऑथोरिटी होती है प्रोड्यूसर्स के पास कि वो प्राइस में कुछ चेंजेस कर सकें। एग्जाम्पल, मार्केट फॉर टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, रेस्टोरेंट्स। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट क्या है? अ मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स। ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। द प्रोडक्ट कैन बी होमोजीनियस, फॉर एग्जांपल सीमेंट, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि कार्स के बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं। देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री, इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा बैरियर है एंट्री लेने में। फॉर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर डिसीजन मेकिंग। ओके, फॉर्म्स जो होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये दूसरे फॉर्म्स के एक्टिविटीज़ को देखकर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट फॉर कार्स, स्मार्टफोन्स, एरेटेड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव टू अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट। ओके, ये एक की फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मेथड्स क्या है? ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, पैकेजिंग, डिज़ाइन या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस। बैरियर्स टू एंट्री, द ऑब्स्टिकल्स यानी कि बैरियर यानी कि रुकावटें दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर न्यू फॉर्म्स टू एंटर अ मार्केट।
They are a key feature of monopoly and oligopoly. Types: government license, patent, control over a key resource, huge capital requirement. Price taker: a firm that has no control, कोई भी फर्म हो या कोई भी सेलर हो, प्रोड्यूसर हो, that has no control over market price and must accept the prevailing market price या जो प्राइस चल रहा है for its product. This is the feature of perfect competition. Price maker: a firm that has the power to influence or set the market price. प्राइस मेकर वो फर्म या वो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स होते हैं जिनके पास पावर है कि वो मार्केट का प्राइस खुद से तय कर सकें. ओके, तो ये कौन सी मार्केट का फीचर है? दिस इज़ द फीचर ऑफ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट. इंपॉर्टेंट MCQs. विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर? सिंगल सेलर किस में होता है? मोनोपोली में. ओके, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं. अ फर्म दैट इज़ अ प्राइस टेकर ऑपरेट्स इन परफेक्ट कंपटीशन. जो प्राइस टेकर होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट करते हैं. ओके, प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, यानी कि वो खुद से प्राइस तय नहीं कर सकते. उन्हें उन्हीं प्राइस पर चलना होगा जो प्रिवेलिंग प्राइस है, जो मार्केट पर चल रहा है. द मार्केट फॉर टूथपेस्ट एंड सोप. टूथपेस्ट और सोप के लिए जो मार्केट है वो किसका एग्जाम्पल है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज देयर आर मेनी फर्म्स एंड देयर आर ऑल्सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. आप टूथपेस्ट में और साबुन में तरह तरह की वैरायटीज़ देखते हैं, जैसे लक्स का साबुन होता है, लाइफ बॉय का साबुन होता है, ओके, कोलगेट का टूथपेस्ट होता है, पतंजलि का टूथपेस्ट है. तो इसमें हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं. और ये कौन सी मार्केट का फीचर है? ये फीचर है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट का. विच फीचर इज कॉमन टू बोथ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? ओके, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. ये जो फ्री एंट्री और एग्जिट है ये कॉमन फीचर होता है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. द मेन रीज़न फॉर अ फॉर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू हैव सम कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म जो है, ओके, इनका प्राइस पर कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि इनके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है. एक फॉर्म का प्रोडक्ट हल्का सा दूसरे फॉर्म से डिफरेंट होता है, इसलिए उनके पास ये राइट आ जाती है कि वो अपनी मर्जी का प्राइस सेट कर सके. द मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल मार्केट और सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट. ओके, किसका एग्जाम्पल है? तो ये है ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट बिकॉज इट इज़ डोमिनेटेड बाई अ वेरी फ्यू लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. ओके, तो ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में बहुत ही कम फॉर्म्स होते हैं, बहुत ही कम प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े फॉर्म्स होते हैं, लार्ज फॉर्म्स होते हैं. एग्जाम्पल के लिए मारुति ले लीजिए, हुंडई, कोका कोला, पेप्सी. अ मार्केट विथ मैनी फर्म्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड फ्री एंट्री इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एक ऐसा मार्केट जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं या सेलर्स हैं और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, कई तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के कई वैरायटी है, एंड फ्री एंट्री इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री? ओके, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली. स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कोई 3 फीचर्स बताएं. नंबर 1, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेरी लार्ज नंबर होते हैं बायर्स और सेलर्स का. ईच इंडिविजुअल फॉर्म buyer is so small that they cannot influence the market price by their own actions. दूसरी बात है homogeneous product. All firms in the market produce an identical product. There is no difference in quality. कोई क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है, शेप और डिज़ाइन. The buyer has no reason to prefer one seller over another. यहाँ बायर के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो वन सेलर की जगह दूसरे को प्रेफर क्यों करें. ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट है. ओके, यानी कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट. फ्री एंट्री एंड एग्जिट. देयर आर नो बैरियर्स. बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें. ओके, सो देयर आर नो बैरियर्स फॉर न्यू प्रोड्यूसर्स ऑफ फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री और फॉर एग्जिस्टिंग फर्म्स टू लीव. ओके, जो नए फर्म्स हैं वो फ्रीली इस्टेब्लिश हो सकते हैं और जो फर्म्स मार्केट से निकलना चाहते हैं वो फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं, निकल सकते हैं. दिस एंश्योर्स दैट द फर्म्स ओनली ऑन नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो ऐसे मार्केट में फर्म्स जो हैं वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाती हैं लॉन्ग रन में. ओके, लंबे अवधि पे अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है इस तरह के मार्केट में.
व्हाट इज़ अ मोनोपोली? अब बात करते हैं मोनोपोली की। गिव वन एग्जाम्पल। अ मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज़ अ सिंगल सेलर ऑफ अ कमोडिटी। ओके, तो इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर होता है, लेकिन बहुत सारे बायर्स होते हैं। एंड दैट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सिंगल सेलर होता है और उसका कोई भी क्लोज, जो गुड्स वो बेचता है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट्स, उससे मिलता जुलता कोई भी गुड्स दूसरा अवेलेबल मार्केट में नहीं होता है। दिस सिंगल फॉर्म कंस्टिट्यूट्स द एंटायर इंडस्ट्री। एक सिंगल फॉर्म मार्केट लीडर की तरह होता है, वो पूरे इंडस्ट्री पर राज करता है। द मोनोपोलिस्ट फेसेस नो कंपटीशन। मोनोपोलिस्ट को किसी भी तरह का कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता एंड हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस, और उनका मार्केट प्राइस पर कंट्रोल रहता है, मेकिंग इट अ प्राइस मेकर। एग्जाम्पल ले लें, इंडियन रेलवेज फॉर रेल ट्रांसपोर्ट, लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी like BSES in Delhi. How is monopolistic competition different from perfect competition? Monopolistic और perfect competition में अंतर समझते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यानी कि सिमिलर तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होते। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर है, मतलब फर्म का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो फर्म है या जो सेलर है वो प्राइस को सेट नहीं कर सकता, उसे जो प्रिवेलिंग प्राइस है, चलता हुआ प्राइस है, उसी में अपने गुड्स बेचने होते हैं। दूसरी तरफ जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, द फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। यहाँ पर फर्म का प्राइस पर कुछ कंट्रोल होता है। सेलिंग कॉस्ट, अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो देयर इज़ नो सेलिंग कॉस्ट, यानी कि कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ पे खर्च नहीं करने होते। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन के में कोई किसी भी तरह का एडवर्टीजिंग कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम कंपनियाँ होती हैं लेकिन बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, इनकी संख्या कम होती है लेकिन कंपनीज बड़े होते हैं, और ये एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो कंपनियां होती हैं, जो फर्म्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो अब ज़्यादा कॉस्ट इनकर करते हैं, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग में खर्च करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या अर्थ है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ अ स्ट्रैटेजी। ये एक तरीका होता है, स्ट्रैटेजी है, मेथड है, जो फर्म्स यूज़ करते हैं कहाँ पर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, टू मेक देयर प्रोडक्ट अपीयर डिस्टिंक्ट, अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए और सुपीरियर दिखाने के लिए। ओके, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट को थोड़ा सा बदल दिया जाता है, अलग दिखाया जाता है, उसको डिस्टिंक्ट और सुपीरियर दिखाने के लिए, ताकि वो अपने कंपटीटर से 2 कदम आगे रह सके। द डिफरेंशिएशन कैन बी रियल, डिफरेंसेस इन क्वालिटी। ओके, क्वालिटी में, डिज़ाइन में चेंज कर दें। इमेजिनरी हो सकता है, दैट इज़ क्रिएटेड थ्रू एडवर्टाइजिंग। ओके, अच्छी एडवर्टाइजिंग करके, ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग या ट्रेडमार्क लगाकर हम अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेहतर दिखा सकते हैं, ओके, अपने कंपटीटर के मुकाबले में। द गोल इज़ टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। उनका उद्देश्य, ओके, ब्रांड के ऊपर लॉयल्टी, मतलब जिस ब्रांड को आप फॉलो करें उसके साथ लॉयल रहें। रिड्यूस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, गेन सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। वाई आर देयर बैरियर्स टू एंट्री इन मोनोपोली? मोनोपोली मार्केट में एंट्री में इतना बैरियर क्यों होता है? बैरियर्स टू एंट्री आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोनोपोली। दे प्रिवेंट न्यू फॉर्म्स। जो मोनोपोली मार्केट होते हैं वो नए फॉर्म्स को, मतलब नए प्रोड्यूसर्स को मार्केट में एंटर करने से रोकते हैं। ओके, बैरियर लगाते हैं। एंड कम्पीटिंग विद द मोनोपोलिस्ट, और मोनोपोलिस्ट के साथ कंपटीशन करने से रोकते हैं। दिस बैरियर्स कैन बी लीगल बैरियर्स। तो बैरियर्स कितने तरह के होते हैं? लीगल बैरियर्स होता है जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज। ओके, लाइक लाइसेंस फॉर रेल नेटवर्क। अब रेल नेटवर्क को लाइसेंस मिली है तो रेल सरकार के सरकारी कंपनी के पास है, तो ये एक तरह का मोनोपोली मार्केट हो गया। अब कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी, ओके, अपनी तरफ से रेल बना नहीं सकती, ओके, रेल चला नहीं सकती। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, ओनरशिप और कंट्रोल ओवर अ की एसेंशियल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज़ बियर्स एंड डायमंड्स हिस्टोरिकली। तो इनके पास कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल बैरियर्स, अ फर्म में बिकम अ नेचुरल मोनोपोली ड्यू टू ह्यूज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर एक नेचुरल मोनोपोली बन सकती है जब उसकी प्रोडक्शन बहुत हाई होती है, वेयर द एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल्स ओवर अ रेंज ऑफ आउटपुट।
इट बिकम्स एफिशिएंट टू हैव ओनली वन प्रोड्यूसर। कभी कभी ये ज़्यादा कारगर हो जाता है कि एक ही प्रोड्यूसर हो, लाइक पब्लिक यूटिलिटी वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही प्रोड्यूसर हो। कंपेयर द फोर मेन मार्केट स्ट्रक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, बैरियर्स टू एंट्री, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। नंबर ऑफ सेलर्स, फीचर्स, और देखते हैं हम फीचर्स डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ओलिगोपोली मार्केट की, फिर मोनोपोली मार्केट की। ओके, तो सबसे पहला फीचर है नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओलिगोपोली में वेरी फ्यू सेलर्स, 3 से 5 ही होते हैं लगभग, और मोनोपोली में सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब आइडेंटिकल, एक जैसा प्रोडक्ट होता है, नो डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, फिजिकल और ब्रांड डिफरेंस होता है। ओलिगोपोली मार्केट में होमोजीनियस भी होता है या फिर डिफरेंशिएटेड थोड़े से अलग भी होते हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई और कार। मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट होता है, मतलब बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट होता है जो दूसरे कंपनी के पास राइट नहीं है ऐसे प्रोडक्ट बनाने की। यूनिक प्रोडक्ट होता है और कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स, और इनका एक जैसा दिखने वाला कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, अगर बैरियर्स टू एंट्री की बात करें, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में देयर इज़ नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं है। ऐसे मार्केट में आप फ्रीली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और फ्रीली अपना बिजनेस छोड़ भी सकते हैं। यू आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट योर बिजनेस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज़ नो बैरियर, यू कैन फ्रीली एंटर एंड एग्जिट योर बिजनेस। ओलिगोपोली मार्केट में सिग्निफिकेंट बैरियर्स, काफ़ी ज़्यादा बैरियर है, रुकावटें हैं। इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगता है बिजनेस में। और मोनोपोली की बात करें तो वेरी हाई बैरियर्स, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर हैं। ओके, बैरियर्स कैसे कैसे हैं? लीगल बैरियर है, रिसोर्स पर कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर प्राइस। अब जब प्राइस कंट्रोल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज़ नो कंट्रोल। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। मार्केट में जो प्राइस चलता है उसे उसी प्राइस पर बेचना है। दूसरा जो है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कुछ कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फिर ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट में देयर इज़ अ कंसिडरेबल कंट्रोल। ओके, मतलब अच्छा खासा कंट्रोल प्राइस पर रहता है। और अगर मोनोपोली मार्केट की बात करें तो देयर इज़ अ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो सेलर के पास पूरा पूरा कंट्रोल होता है। सो ही इज़ नॉट द प्राइस टेकर, ही बिकम्स द प्राइस मेकर। ओके, तो वो प्राइस मेकर होता है, वो खुद अपना प्राइस सेट कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन का बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल मार्केट्स, जैसे वीट मार्केट, राइस मार्केट। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का अच्छा एग्जाम्पल है सोप, टूथपेस्ट, रिटेल ट्रेड। फिर तीसरा है हमारा ओलिगोपोली मार्केट, जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कार, ओके, मोटर कार्स, सॉफ्ट ड्रिंक, एयरलाइंस एट्सेट्रा। और आखिर में जो है हमारा मोनोपोली मार्केट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंडियन रेलवेज, लोकल वाटर सप्लाई। Explain the feature of monopolistic competition. Monopolistic competition is a realistic market structure commonly found in the economy. Main features are large number of firms. Okay, इसमें बहुत सारे firms होते हैं। The industry consists of large number of firms acting independently. एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। Each firm has a limited share of the market. सो नो फर्म कैन डोमिनेट द मार्केट। हर एक के पास लिमिटेड शेयर है, मार्केट को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपिटिटर्स प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग और सर्विस।
This gives the firm monopoly over its own particular brand, hence the name monopolistic competition. Example, different brands of shampoo are available in the market like Dove, Head and Shoulders, Pantene. These are all similar, all are shampoos but slightly differentiated. Freedom of entry and exit. There are significant barriers to entry और exit. ओके, बहुत ज़्यादा बैरियर है मार्केट को में एंटर करने में, मार्केट खोलने में और मार्केट से एग्जिट लेने में. इफ़ द फर्म्स आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, न्यू फर्म्स कैन इजीली एंटर द मार्केट. अगर फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है तो नए नए फर्म्स ऐसे मार्केट को ज्वाइन करती हैं, इंक्रीजिंग द कंपटीशन एंड रिड्यूसिंग द प्रॉफिट. कंपटीशन बढ़ता है, नए मार्केट्स आते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है. सेलिंग कॉस्ट. सिंस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, फर्म्स इनका ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग. क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हर फर्म का, तो ये एक्सपेंडिचर करते हैं एडवर्टाइजिंग पर, सेल्स प्रमोशन पर, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. दिस इज टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स दैट देयर प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स डिफरेंसेस एंड टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी. सम कंट्रोल ओवर प्राइस. इनका कुछ कंट्रोल रहता है प्राइस पर. ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, द फर्म हैज़ सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द price of the product. If it raises the price, it will lose all its customers because some are loyal to its brand. However, its control is limited due to the availability of close substitutes. मार्केट में close substitutes अवेलेबल होते हैं जिस वजह से ये पूरी तरह से प्राइस पर कंट्रोल नहीं रख सकते. अगर ज़्यादा प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरे कंपनी पर, क्योंकि इसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स, इस एक जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट अवेलेबल होता है. डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट. ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज, बहुत ही स्मॉल नंबर होते हैं लेकिन बहुत ही लार्ज एंड इंटरडिपेंडेंट फर्म्स होते हैं. ओके, ओलिगोपोली कैसा मार्केट है? इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर, बहुत ही कम नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं बट बड़े सेलर्स होते हैं, लार्ज सेलर्स होते हैं, एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ये फर्म्स. ओके, एक फर्म, एक बड़ा कंपनी क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए दूसरी कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है. फ्यू लार्ज फर्म्स. द इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स. ईच फर्म प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट आउटपुट. सो एक्शंस ऑफ वन फर्म affect the action of the other firm. Example, the Indian automobile market like Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors. एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. इंटरडिपेंडेंस नंबर 2. दिस इज द की फीचर. ओलिगोपोली का बड़ा की फीचर है इंटरडिपेंडेंस. फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट. जो सेलर्स होते हैं इंटरडिपेंडेंट होते हैं इन दियर प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन. प्राइसिंग डिसीजन में और आउटपुट डिसीजन में वो एक दूसरे फर्म की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके ही डिसीजन लेते हैं. बिफोर चेंजिंग इट्स प्राइस, अ फर्म मस्ट प्रेडिक्ट हाउ इट्स राइवल्स विल रिएक्ट. तो प्राइस में बदलाव करने से पहले वो अपने राइवल्स कंपनी के एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती है. अ प्राइस कट आउट बाय वन फर्म may lead to a price war, while a price rise may not be followed by others, causing a loss of customers. Barriers to entry. There are significant barriers that prevent new firms from entering the market. बहुत ज़्यादा बैरियर होता है, नए फर्म्स ऐसे मार्केट में एंटर नहीं कर सकती. दिस कैन बी, और बैरियर्स क्या क्या है, एंट्री में बैरियर क्या क्या है? पहला है हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर टेक्नोलॉजी, प्लांट एडवर्टाइजिंग, स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी. सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एग्जिस्टिंग लार्ज फर्म्स हैव लोअर एवरेज कॉस्ट which new smaller firms cannot achieve. ओके, तो जो लार्ज फर्म्स होते हैं उनका एवरेज कॉस्ट बहुत कम आता है, लेकिन छोटी छोटी कंपनियों को हैवी कॉस्ट बियर करना होता है. पेटेंट राइट्स एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज. बड़े बड़े कंपनियों के पास पेटेंट राइट्स होता है, मतलब सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल उनके ऊपर होता है. इसलिए छोटी कंपनियां ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि कंट्रोल बड़ी कंपनियों के पास होती है. इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर का अगर आप डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो कैसा कर्व मिलता है? इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व. ओके, हम डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस. इसकी वजह है ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस द डिमांड कर्व
फॉर एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म इज इनडिटर्मिनेट। ओके, इंटरडिपेंडेंस, एक फर्म दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस वजह से इनका जो डिमांड कर्व है ओके वो डिटरमाइन नहीं होता। द फर्म कैन नॉट नो प्रिसाइजली व्हाट विल हैपन टू इट्स सेल्स। फर्म को खुद पता नहीं होता कि उसकी सेल कैसे और कब बदलेगी इफ़ इट चेंजेस द प्राइस। प्राइस पर चेंज करने की वजह से उसका सेल कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा वो यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर क्या करेगा उसको कोई खबर नहीं होती। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द राइवल्स एक्शन। राइवल का मतलब है कॉम्पिटिटर, तो उसके प्राइसिंग पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल होता है उसके कॉम्पिटिटर पर। कॉम्पिटिटर क्या करता है, कितना प्राइस बढ़ाता है, उसी आधार पर वो अपना प्राइस सेट कर सकता है। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन टू अवॉइड डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर्स। इस प्राइस वॉर को, प्राइस की लड़ाई को अवॉइड करने के लिए ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स ऑफन कम्पीट थ्रू नॉन प्राइस मेथड्स। वो प्राइस मेथड का सहारा नहीं लेते। ओके, ओलिगोपोली के अंदर जितने भी फर्म्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, वो आपस में प्राइस को लेकर टक्कर नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो नॉन प्राइस स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, नॉन प्राइस मेथड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एडवर्टाइजिंग, हैवी स्पेंडिंग ऑन ब्रांड बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा खर्चा अपनी ब्रांड को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्रांड की पहचान बनाने के लिए करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव लेकर आते हैं। इम्प्रूविंग द फीचर्स, डिज़ाइन एंड क्वालिटी। आफ्टर सेल्स सर्विस, ये कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स सर्विस यानी कि रिपेयरिंग का, वारंटी का ओके गारंटी जो मिलती है सेल के बाद, बहुत सारी सर्विसेज देती हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। ऐसे मार्केट के एग्जांपल्स हैं, ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल्स हैं कोका कोला, पेप्सी, दे कम्पीट। ओके, इनके बीच में कंपटीशन होता है लेकिन प्राइस वार नहीं होता। कोका कोला और पेप्सी के बीच में प्राइस वार नहीं होता। आपने देखा होगा लगभग एक ही जैसे दाम होते हैं इनके मार्केट में। ओके, जितना पेप्सी का बोतल मिलता है उसी प्राइस पर आपको लगभग कोका कोला का भी बोतल मिल जाता है। प्राइस को लेकर यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये एक दूसरे को बेहतर कैसे दिखाते हैं, तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं ओके, और अपने ब्रांड पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ब्रांड को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू प्राइस कट्स, प्राइस में थोड़ा कट करके। फिर है अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है, अ सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन्ड मतलब जो कायम रहे, जो इंक्रीज कायम रहती है ओके, सदा मेंटेन रहती है। अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम पर, रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री एलोंग विद एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, आपकी रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जब इम्प्रूव होती है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपका रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड रिड्यूस्ड पॉवर्टी। दूसरी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। जब रियल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है या पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इट मे नॉट इंक्लूड एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं करता। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तब आप सिर्फ रियल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं ओके, नेशनल इनकम की बात करते हैं, रियल नेशनल इनकम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ ओके, क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल को हम कंसीडर नहीं करते, इस एस्पेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। रोल ऑफ द स्टेट, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। एक्टिवली अगर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रमोशन होता है, सोशल वेलफेयर और जन कल्याण, लोगों का कल्याण होता है। पब्लिक गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब होता है वो सारे गुड्स सर्विसेज जो सरकार हमें देती है ओके, बिकॉज दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिना प्रॉफिट के काम नहीं कर सकती। दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। इस वजह से ये सारे जो पब्लिक गुड्स होती हैं वो हमें
ओके, कौन प्रोवाइड करती है? सरकार प्रोवाइड करती है, क्योंकि सरकार का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन राइवलरस, वन पर्सनस यूज डजंट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स, दैट इज स्ट्रीट लाइट। तो इसमें किसी भी तरह की राइवलरी या कंपटीशन नहीं होती। जैसे स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट किसी एक आदमी के लिए नहीं बना है, ये सारे पब्लिक के लिए बना है। जो भी सड़क का इस्तेमाल करती है वो स्ट्रीट लाइट का यूज़ करती है, तो ये कॉमन यूज़ के लिए बना है, इसलिए इसे पब्लिक गुड कहा गया है। नॉन एक्सक्लूडेबल, नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। ओके, सरकारी गुड्स, पब्लिक गुड्स सभी के लिए हैं, सभी इसका लाभ लेते हैं और किसी को भी इसके यूज़ से रोका नहीं जा सकता। मैं किसी आदमी को ये नहीं कह सकता कि तुम स्ट्रीट लैम्प का सहारा मत लो, स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठकर मत पढ़ो। ओके, क्योंकि स्ट्रीट लैम्प पब्लिक है, सबके लिए बना है। फिस्कल पॉलिसी, ओके, नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट, दैट इज़ नेशनल डिफेंस। अब डिफेंस भी है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, पब्लिक गुड्स के अंदर डिफेंस भी आता है। तो डिफेंस पूरे देशवासियों के लिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही हमने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं या फिर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए डिफेंस सिस्टम बनाए, ऐसा नहीं, पूरे के पूरे इंडियंस के लिए, पूरे पब्लिक के लिए ये बना हुआ है। फिस्कल पॉलिसी, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ यूजिंग इट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर में सरकार की पॉलिसी होती है किस चीज़ को लेकर? टैक्सेशन को लेकर। ओके, टैक्स में कितना बढ़ोतरी करना है, टैक्स कैसे लगाना है, किस चीज़ पर टैक्स लगाना है, ये सब फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड होता है। और साथ ही साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकारी खर्चा, जो पब्लिक के ऊपर सरकार खर्चे करती है, ओके, वो कितनी होनी चाहिए, ओके, और मतलब पार्लियामेंट में ये सब डिसाइड होता है। टू अचीव, ये टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर की पूरी चर्चा हम फिस्कल पॉलिसी में करते हैं। क्यों करते हैं? टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे ग्रोथ, ओके, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे क्लास ऑफ पीपल में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा रिच ना हो जाए, कोई सेक्शन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा पुअर ना हो जाए। ओके, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए भी हम टैक्सेशन पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी पर बात करते हैं। बजट, बजट क्या है? बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट बताता है एस्टिमेटेड, अनुमानिक, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, सरकारी रिसीट कितने हैं, सरकार का इनकम कहाँ कहाँ से कितना हो रहा है, और सरकारी खर्चा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर कितना हो रहा है, ओके, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। ये सारी चर्चा हम बजट में करते हैं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की अर्निंग, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर पूरा डिस्क्रिप्शन देती है किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस दैट आर पेड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स। डायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं? जो सीधे सीधे डायरेक्टली पे किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू द गवर्नमेंट। ओके, सरकार को जब आप सीधा सीधा पैसा देते हैं, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन है और आप खुद सरकार को सीधे टैक्स चुका रहे हैं, अपनी जेब से निकाल कर टैक्स चुका रहे हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको एग्जाम में मेंशन करना ही पड़ेगा। जहाँ डायरेक्ट टैक्स की बात आती है, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू समवन एल्स। अगर लाइबिलिटी आपके ऊपर है कि आपको टैक्स पे करना है, तो आपको अपने ही जेब से पे करना होगा। आप ये बर्डन, टैक्स पे करने का ये जो बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को, द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है उसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते टू समवन एल्स। एग्जाम्पल्स में आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वो टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, दे आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में
जो बर्डन है, टैक्स का जो बर्डन है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है वो टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि कंज्यूमर जब गुड्स खरीदता है तो वो साथ में जीएसटी पे करके खरीदता है, यानी कि जीएसटी का पे करने का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पर आता है। ओके, प्रोड्यूसर गुड्स बना के मार्केट में बेचता है, लेकिन जब कंज्यूमर उस गुड्स को खरीदता है तो खरीदते वक्त वो उसी समय उस गुड्स पर लगे जीएसटी को भी पे करता है इनडायरेक्ट रूप में। ओके, वो सीधे टैक्स पे नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या करता है? टैक्स पे कर देता है। यानी कि प्रोड्यूसर, बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है वो अपने टैक्स की लायबिलिटी को शिफ्ट कर देता है किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। सो इन दिस केस द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ओके, तो पहले केस में क्या था? डायरेक्ट टैक्स में द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू another person, but in case of indirect tax the burden of tax can be shifted to another person, like the burden of tax can be shifted by producer to consumer. एग्जाम्पल क्या है इसका? जीएसटी। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जाम्पल पूछ ले एग्जाम में तो एक एग्जाम्पल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा एग्जाम्पल आपका है कस्टम ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज, जो सरकार खर्च करती है ऑन वेरियस एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लाइक द एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सब्सिडी क्या है? फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, किसी भी तरह का फाइनेंशियल मदद या हेल्प अगर सरकार करती है प्रोड्यूसर्स को टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, किसी एक टाइप ऑफ गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? कुछ कमज़ोर उद्योगों को, प्रोड्यूसर्स को फाइनेंशियल हेल्प देती है, उनको पैसे देकर मदद करती है, तो इसे सब्सिडी कहते हैं। ओके, तो सब्सिडी क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू दोज प्रोड्यूसर्स टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। ओके, तो ये मदद सरकार क्यों देती है प्रोड्यूसर्स को? टू एनकरेज द प्रोडक्शन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें कुछ एक गुड्स का। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, एलपीजी। ओके, तो इन सब पर सब्सिडी मिलती है। और टू कंज्यूमर को भी सब्सिडी मिलती है टू मेक एसेंशियल गुड्स अफोर्डेबल, लाइक फूड सब्सिडी, जैसे फूड पर सब्सिडी मिलती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, पक्का आना ही आना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, द मेथड, डेफिसिट फाइनेंसिंग इट इज़ द मेथड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स बजट डेफिसिट। ओके, जब सरकार के बजट में बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट कब होता है? जब सरकार का खर्चा सरकार के रेवेन्यू से ज़्यादा हो, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, अर्निंग से ज़्यादा गवर्नमेंट की खर्चा हो जाती है, तो उस अवस्था में बजट डेफिसिट हो जाता है। ओके, डेफिसिट का मतलब लॉस हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, इनकम से ज़्यादा हो गई है, खर्चे ज़्यादा होंगे इनकम से, तो ये तो एक तरह का लॉस ही हुआ गवर्नमेंट के लिए। तो इसको पूरा करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ओके, कब यूज़ करते हैं? व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रेवेन्यू। और इसे हम फाइनेंसिंग करते कैसे हैं? लॉस को पूरा कैसे करते हैं? बाय बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, ओके, या बजट डेफिसिट होता है, तो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। कैसे करते हैं? बाय बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, पहला स्टेप है बाय बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या दूसरा स्टेप है प्रिंटिंग न्यू करेंसी। ओके, नए नोट छाप कर। सो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं? 2 तरीका है, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के 2 तरीके हैं, बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 बार बोल चुका हूँ। और एक और तरीका है प्रिंटिंग न्यू करेंसी, प्रिंटिंग न्यू करेंसी। तो ये 2 तरीके याद रखने हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, बताना है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। तो आंसर है इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। क्यों डायरेक्ट टैक्स है? क्योंकि जिस पर इनकम टैक्स लगता है, जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है, वो खुद अपनी जेब से पे करता है, क्योंकि वो अपने टैक्स बर्डन को सेकंड पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड? पब्लिक गुड का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस मतलब इसमें किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं हो सकता। पब्लिक गुड सबके लिए होता है, ओके। एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब हम किसी को भी इसके बेनिफिट से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसका बेनिफिट हर एक को मिलता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, स्ट्रीट लैम्प का एग्जाम्पल दिया था। स्ट्रीट लैम्प सबके लिए है, कोई भी उस स्ट्रीट लैम्प का यूज़ कर सकता है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ यूजिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी इज़ नोन एज फिस्कल पॉलिसी। सरकार की जो पॉलिसी होती है टैक्स के माध्यम से और खर्चे के माध्यम से इकोनॉमी को प्रभावित करना, इकोनॉमी में बदलाव लेके आना, कभी टैक्स को बढ़ाकर तो कभी टैक्स को घटाकर, किसी भी तरह से टैक्सेशन में चेंज करके या फिर अपने खर्चे में बदलाव लाकर सरकार अगर इकोनॉमी को बदलती है तो उस ऐसी पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जो भी कदम सरकार उठाती है टैक्सेशन के माध्यम से या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव करके, तो इस पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो जब फिस्कल पॉलिसी का डेफिनेशन पूछा जाए तो वही लिखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सब्सिडी इज़ टू, देखिए सरकार सब्सिडी देती है, सरकार सब्सिडी देती है, क्यों देती है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सिडी क्या है? ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक एसेंशियल गुड्स चीपर। सब्सिडी देकर हम एसेंशियल गुड्स को सस्ता बनाते हैं। मेक एसेंशियल गुड्स चीपर फॉर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दोनों के लिए हम एसेंशियल गुड्स को सस्ता बना देते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है? 4 ऑप्शंस हैं, आंसर है ऑप्शन बी, एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट की बात भी करते हैं। विच ऑफ दिस इज़ अ रीज़न फॉर द गवर्नमेंट टू प्ले अ रोल इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी के अंदर, सारे डिसीजंस कभी कभी गवर्नमेंट लेती है, तो क्या रीज़न है? तो नंबर सी आंसर है, पब्लिक को गुड्स प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट इज़, अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो इसका मतलब है द गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न्स, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रहा है तो मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है अपनी अर्निंग से ज़्यादा, ठीक है। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न्स। Why is the role of state necessary in economic development? स्टेट का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़रूरी क्यों है? The role of the state is necessary because to provide public goods. The private sector will not provide goods like national defense, street lights, public parks as they are not profitable. प्राइवेट जो सेक्टर होती है, वो डिफेंस के लिए खर्चे नहीं करेगी, स्ट्रीट लाइट पर खर्चा नहीं करेगी, पब्लिक के लिए पार्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें उनका कोई प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मोटिव है, दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग, और जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो वेलफेयर के लिए खर्चा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर खर्चा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करती है। तो इस वजह से जो पब्लिक गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाकर नहीं देती, पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट बनाती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी को इसमें कम मुनाफा होता है, पब्लिक गुड्स में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का स्कोप नहीं देखती, इसलिए ये जिम्मेदारी सरकार उठाती है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ मतलब जो भेदभाव है, गरीबी अमीरी का, उसे कम करने के लिए। द मार्केट मैकेनिज्म ऑफन लीड्स टू एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द स्टेट यूजेस टैक्सेस, तो सरकार टैक्स का और सब्सिडी का यूज़ करती है टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। एंश्योर बैलेंस्ड ग्रोथ, सरकार चाहती है कि ग्रोथ बैलेंस्ड हो। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट ओनली इन प्रॉफिटेबल अर्बन एरियाज़, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ पे, मतलब शहरी जगहों पर, जहाँ बड़े बड़े शहर नगर बने हुए हैं वहाँ पर पैसे ज़्यादा लगाती है, इन्वेस्ट ज़्यादा करती है।
द स्टेट एंश्योर्स डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। तो इसलिए स्टेट को आगे आना पड़ता है, सरकार को आगे आना पड़ता है, ताकि वो बैकवर्ड रीजन पर भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मार्केट सेटअप करें। ओके, एंड ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, टू कंट्रोल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ओके, तो इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी स्टेट को आगे आना पड़ता है, सरकार को आगे आना पड़ता है। द स्टेट यूजेस फिस्कल पॉलिसी। जब भी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ओके, फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं, प्राइसेस में गिरावट होना, बढ़ोतरी होना चलता रहता है। ओके, मंदी की अवस्था आती है, कभी बहुत ज़्यादा बिजनेस ब्लूम करता है, ग्रो करता है, कभी बिल्कुल बैठ जाता है। तो ये फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में होते हैं। तो इन फ्लक्चुएशंस पर काबू रखने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए स्टेट को फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करना होता है। मैंने पहले ही बताया था, फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन पॉलिसी आती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर चर्चा होती है। टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी लाने का मुद्दा है, मेन मकसद है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखना। ओके, फिस्कल पॉलिसी क्या करती है? अगर एग्ज़ाम में पूछ ले फिस्कल पॉलिसी क्या करती है, तो पहली बात है ये इन्फ्लेशन पर, क्योंकि इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो इन फ्लक्चुएशंस पर कंट्रोल रखकर इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है, बेरोजगारी वाली समस्या, उस पर कंट्रोल रखती है। ओके, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करती है, एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। ओके, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता लाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में गिरावट या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं लाना चाहती। तो फिस्कल पॉलिसी 3 काम करती है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज पर, बढ़ते हुए दाम पर, महंगाई पर कंट्रोल करती है, यानी कि इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करती है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है, बेरोज़गारी को कम करती है। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने की कोशिश करती है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। ओके, द इम्पैक्ट, द पर्सन हु पेज द टैक्स, एंड द इंसिडेंस हु बियर्स द फाइनल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, इम्पैक्ट ये है कि पैसे कौन देगा, टैक्स कौन देगा। डायरेक्ट टैक्स वही देता है जिसके ऊपर बर्डन होता है। ओके, यानी कि बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। सो द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, जिस पर्सन पर टैक्स का बर्डन होगा, टैक्स इंसिडेंस होगा, सेम पर्सन विल बियर द टैक्स, पे द टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन, मतलब इसका इम्पैक्ट एक पर्सन पर होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर, बट द इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। इम्पैक्ट होता है एक पर्सन पर, मतलब इसका प्रभाव एक पर्सन पर होता है, लेकिन इसको बियर करना पड़ता है, बट द इंसिडेंस इज ऑन अनदर पर्सन, दैट इज द कंज्यूमर। सो वी कैन से दैट द बर्डन इज शिफ्टेड। टैक्स का बर्डन क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। द इम्पैक्ट इज ऑन द प्रोड्यूसर एंड द इंसिडेंस इज ऑन द कंज्यूमर, सो वी कैन से दैट द टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड। दूसरी बात है इसका नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। बढ़ते हुए इनकम के साथ बढ़ता हुआ टैक्स। रिग्रेसिव इन नेचर, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कैसा होता है? वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब सभी को एक जैसा ही टैक्स देना होता है, सेम टैक्स। ओके, अंकल चिप्स का पैकेट कोई अमीर खरीदे तो वो उतना ही जीएसटी देगा अगर कोई गरीब उस पैकेट को खरीदता है। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी सबके लिए समान है, तो ये कैसा टैक्स है? रिग्रेसिव टैक्स है। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव होता है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स के अगर एग्जाम्पल पूछे जाए एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट टैक्स इसके एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। ओके, फिर बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो खर्चे करती है पब्लिक पर, उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेंट्रल, अब गवर्नमेंट में सेंट्रल भी आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी आ सकती है। दिस एक्सपेंसेस आर डन फॉर द प्रोटेक्शन, वेलफेयर,
डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की जा रही है ये प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट सभी कामों के लिए की जा रही है। ओके, सिटीजन्स की भलाई के लिए की जा रही है। इम्पोर्टेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड हो गया, पावर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, पोर्ट्स, ओके, दिस ऑल बूस्ट द प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्स द ट्रेड। ओके, ट्रेड को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर को बढ़ाती है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, social security improves the quality of human capital, standard of living, reduces inequality, provides subsidies, free services to the poorer sections, helping in reducing income disparities। 4 नंबर पे है creates employment बढ़ाती है। large government projects like building dams, highways, they generate employment opportunity। ओके, तो बड़े बड़े जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम बनाना, हाईवे बनाना, ओके, ये आपके एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का मौका देती है। सब्सिडी क्या है? सरकार सब्सिडी क्यों देती है? और सब्सिडी इज़ अ फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट, ओके, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स टू एनकरेज द प्रोडक्शन, टू एनकरेज द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस सो दैट इट बिकम्स चीपर देन इट्स मार्केट प्राइस। ओके, सब्सिडी से गुड्स का प्राइस चीपर हो जाता है, मार्केट प्राइस से वो सस्ता हो जाता है। रीजन्स फॉर गिविंग सब्सिडीज, सरकार सब्सिडी क्यों देती है? टू हेल्प द पुअर, ओके, टू मेक एसेंशियल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, केरोसिन अफोर्डेबल फॉर लो इनकम ग्रुप के लिए अफोर्डेबल बनाती है। एनकरेज प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है। एनकरेज फार्मर्स प्रोड्यूस मोर फर्टिलाइजर, सब्सिडी इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन बैकवर्ड एरियाज, ओके, ताकि वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी जो इंडस्ट्रीज़ है अपना प्रोडक्शन शुरू कर सके। प्रोमोट न्यू इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट न्यू एंड इन्फेंट इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। जो नई कंपनियां हैं, नए उद्योग है, नई इंडस्ट्रीज़ है, इन्फेंट मतलब अभी अभी जो सेटअप हुए हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए भी, ओके, सब्सिडी देकर इनको उकसाया जाता है, इनकरेज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स, टू प्रमोट गुड्स दैट हैव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ लाइक एजुकेशन, वैक्सीनेशन, तो ऐसे गुड्स को प्रमोट करते हैं जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जैसे एजुकेशन है, वैक्सीनेशन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन लाइफ अलॉन्ग विथ क्वांटिटेटिव ग्रोथ। दूसरी बात है इंडिकेटर। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इंक्रीज इन नेशनल इनकम की बात करते हैं, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन नेशनल इनकम प्लस इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्कोप यूनिडायमेंशनल, मतलब ये एक ही एस्पेक्ट को कंसीडर करता है, वो है इनकम ऑफ द पीपल, और ये है मल्टी डायमेंशनल, ये इनकम की भी बात करता है, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इन सब बात की भी बात करता है। एग्जाम्पल, अ कंट्रीज जीडीपी ग्रोस बाई 8%, 8% से जीडीपी बढ़ती है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। दूसरा है अ कंट्रीज जीडीपी ग्रोस एंड पॉवर्टी, इलिटरेसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी फॉल, तो ये पूरा पिक्चर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। Explain the various objectives of the government's fiscal policy. Fiscal policy is a powerful tool used by the government. सरकार यूज़ करती है achieving some key economic objectives. Promote economic growth. The government encourages investment and production. Okay, investment और production को बढ़ावा देती है by tax concession. टैक्स में कंसेशन देती है, गिविंग टैक्स हॉलीडेज, लोअर टैक्सेस टू बिजनेस टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, तो बिजनेस को कम टैक्स लगाकर
चाहती है कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग हेविली ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स। पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, हेविली खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि रोड हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, डैम्स। ओके, ऑल दिस प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस में नियंत्रणता लाने के लिए, ओके, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए काम करती है। एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी करते हैं, और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल रखने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, सरकार बनाती है। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड डिमांड इन द इकोनॉमी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इट कैन इंक्रीज टैक्सेस। जब इन्फ्लेशन होगा तो टैक्स इंक्रीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन मतलब ऐसी अवस्था जब मार्केट में प्राइसेस बहुत हाई हो, तो ऐसे में सरकार टैक्स बढ़ा देती है और अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है। ओके, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में जो सरकार है टैक्स बढ़ाती है। ओके, टैक्स बढ़ाती है और क्या कम करती है, अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर कम करती है। याद रखिएगा सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कैसे फिस्कल मेजर्स लिए जाते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या अपनाई जाती है इन्फ्लेशन की अवस्था में, तो टैक्सेस को बढ़ाया जाता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। ओके, टू रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, टैक्सेस बढ़ाकर लोगों के परचेजिंग पावर को कम किया जाता है। एंड कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस, और बढ़ते हुए प्राइस पर कंट्रोल लाने की कोशिश की जाती है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के समय कैसी पॉलिसी अपनाते हैं, कौन सा फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाता है, इट कैन रिड्यूस टैक्सेस। डिफ्लेशन के समय पर टैक्स को कम किया जाता है और खर्चे बढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल उल्टा काम करती है सरकार जब डिफ्लेशन होता है, वो टैक्सेस को कम करती है और खर्चों को बढ़ाती है। ओके, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। इससे क्या होती है, डिमांड बढ़ता है मार्केट में और धीरे धीरे इकोनॉमी फिर से पटरी पर आती है। ओके, इकोनॉमी सर्वाइव करने लगती है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, फिस्कल पॉलिसी का एक और मकसद है इनइक्वालिटी को कम करना या ख़त्म करना। द गवर्नमेंट एम्स टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इनइक्वालिटी रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, चार्जिंग हायर टैक्स रेट्स फ्रॉम द रिच। जो रिच होगा वो हायर रेट ऑफ टैक्स देगा और जो पुअर है वो लोअर रेट ऑफ टैक्स देगा। इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। इस तरह के टैक्सेशन सिस्टम से दोनों ही वर्ग में कोई बर्डन नहीं बनता और हम इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। सब्सिडीज़ एंड वेलफेयर स्कीम्स, यूजिंग द टैक्स रेवेन्यू टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नंबर 4, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए द गवर्नमेंट क्रिएट्स जॉब्स डायरेक्टली बाय स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स लाइक मनरेगा, एंड इनडायरेक्टली बाय promoting economic growth leading to more job opportunities in the private sector. Number 5, promote balanced regional development. Okay, balanced regional development करवाती है. The government provides incentives. Government कुछ incentives देती है, बढ़ोतरी देती है, जैसे टैक्स ब्रेक्स, टैक्स में ब्रेक लगा देती है, सब्सिडी देती है टू इंडस्ट्रीज़ टू सेट अप प्लांट्स इन बैकवर्ड सेक्टर, ताकि ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें जो बैकवर्ड सेक्टर में भी अपना प्लांट लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, एंड रूरल एरियाज़ में भी लगाएं। टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, तो रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए, मतलब कोई एक नगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो और कोई इलाका कम डेवलप्ड हो, ऐसा ना हो, हर इलाके बराबर डेवलप्ड हो, तो इसे हम कहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करना। डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके, तो रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट जो है कहाँ से रेवेन्यू कमा सकती है। द गवर्नमेंट नीड्स मनी टू परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शंस। द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर टैक्स रेवेन्यू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स। डायरेक्ट टैक्सेस which is paid directly to the government by individuals and companies. Income tax, tax on individual incomes. Corporate tax,
tax on company profits, indirect tax levied on goods and services, GST, a comprehensive tax on the manufacture, sale, consumption of goods and services, customs duty, टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, तो ये सारे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो सरकार की रेवेन्यू सिर्फ टैक्स से ही नहीं होती, सरकार की कमाई सिर्फ टैक्सेशन से ही नहीं होती, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस, और कहाँ कहाँ से सरकार की अर्निंग हो सकती है, रेवेन्यू हो सकती है, दैट इज़ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक नंबर 1 में है फीस, तो फीस चार्ज फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज लाइक पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस। ओके, दूसरा है लाइसेंस एंड परमिट्स, लाइसेंसेस एंड परमिट्स, फीस पेड फॉर गेटिंग अ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस। उसके बाद है फाइन्स एंड पेनल्टीज, मनी कलेक्टेड एज पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग रूल्स, रूल्स ब्रेक करने के लिए जो फाइन्स कलेक्ट किए जाते हैं उससे भी सरकार की रेवेन्यू होती है। प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम गवर्नमेंट ओन कंपनीज, जो गवर्नमेंट ओन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, गवर्नमेंट ओन कंपनीज के एग्जाम्पल है SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ग्रांट्स एंड गिफ्ट, एड रिसीव्ड मतलब हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज से एड मिलता है इससे भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। ओके, सो ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, तो जो ग्रांट्स मिलता है या गिफ्ट मिलता है फॉरेन कंपनी से, फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। बोरोइंग्स, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम विद इन द कंट्री, दैट इज़ फ्रॉम द सिटीजन्स बाई वे ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स और फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट बोरो भी करती है। ओके, गवर्नमेंट मनी बोरो करती है विद इन द कंट्री, देश के अंदर, फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बाई वे ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू करके ओके बोरो कर सकती है, या RBI से बोरो कर सकती है, और फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक, या फिर वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकती है टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट। जब भी वो लॉस में चले तो अपनी लॉस को फाइनेंस करने के लिए वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग, ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग और प्रिंटिंग न्यू मनी टू फंड द बजट डेफिसिट। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए हम नए नए नोट छाप सकते हैं, प्रिंटिंग न्यू मनी टू फंड द डेफिसिट फाइनेंसिंग हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डेंजर्स। इसके एडवांटेजेस और डेंजर्स दोनों ही हैं। तो पहले एडवांटेजेस, पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट विद द नेसेसरी फंड्स टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो सरकार के पास फंड्स होती है टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, रोड्स, स्कूल्स, स्पेशली इन कंट्रीज वेयर टैक्स रेवेन्यू इज लो। हेल्प्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस, it is a quick way to raise resources during emergencies like war, natural calamity. Number 3, creates employment. Financing public works programs through deficit financing, okay, creates immediate employment opportunities. Negative effect या disadvantage क्या है? Number 1, inflation. This is the biggest danger. Printing more money, अगर ज़्यादा नोट छापते हैं, it increases the money supply in the economy. तो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ती है विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ओके, तो देर इज़ नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बट सर्टनली देर इज़ एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी, एंड दिस इज़ वेरी बैड फॉर योर इकोनॉमी। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इट लीड्स टू अ राइज इन प्राइसेस, जिसको कि हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ आकर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। Number 2, adverse impact on fixed income groups. Inflation hurts people with fixed income. जिनकी fixed income कमाई है, ओके, जिनकी अर्निंग, जिनकी इनकम फिक्स्ड है, इन्फ्लेशन से उनको बहुत नुकसान होता है। लाइक सैलरीड एम्प्लॉयज़, लाइक जो एम्प्लॉयज़ जो सैलरी कलेक्ट करते हैं, सैलरी लेते हैं, जिनका फिक्स्ड इनकम है, इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ी मार होती है। पेंशनर, जो पेंशन, रिटायर्ड पर्सन से जो पेंशन्स में जी रहे हैं, उनके लिए भी इन्फ्लेशन
बहुत ही बुरा होता है। एज देयर रियल इनकम फेल्स, ओके, तो उनकी परचेजिंग पावर, रियल इनकम का मतलब होता है आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। किस वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। इनइक्वालिटी, इट ऑफन बेनिफिट्स बिजनेसमैन, ओके, इससे फ़ायदा बिजनेसमैन को होता है, हु कैन रेज प्राइसेस एट द कॉस्ट ऑफ वेज अर्नर्स, तो बिजनेसमैन इसका प्रॉफिट ले लेते हैं, ओके, और जो वेज अर्नर्स होते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, वो उतना कमा नहीं पाते। इंक्रीजिंग इनकम इनइक्वालिटी, इस वजह से इनकम में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। बैड रेपुटेशन, एक्सेसिव डेफिसिट, अगर डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगर सरकार ज़रूरत से ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है तो इट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज करेंसी, तो कंट्री के करेंसी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो टू मच ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्सेसिव डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन लीड टू अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज करेंसी, ओके। सो लोगों का करेंसी वैल्यू पर विश्वास उठ जाता है और इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो डोमेस्टिकली, ओके, देश के अंदर भी नुकसान होता है और इंटरनेशनली भी हमारा व्यापार पर बहुत नुकसान होता है। कब? जब सरकार एक्सेसिव डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, यानी कि सरकार अपने लॉस को ज़रूरत से ज़्यादा भरने की कोशिश करती है। देयरफॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग मस्ट बी यूज्ड कॉशियसली एंड इन लिमिटेड अमाउंट्स, तो इस वजह से जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, सरकारी लॉस जो है, उसको बहुत ही सतर्कतापूर्वक और बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट लेसन है मनी एंड बैंकिंग, ओके, तो अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, की टर्म्स, डेफिनेशंस। नंबर 1, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ओके। बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, तो इसका पहला डिसएडवांटेज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ओके। लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम में एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं होता। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, ओके, हम वैल्यू को स्टोर नहीं करते। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बार्टर सिस्टम? इट रिक्वायर्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, देयर इज़ अ लैक ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू एंड इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, ओके। कुछ गुड्स में डिविजिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, सो इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। मनी का क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे हम मनी कहते हैं। मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ओके। तो मनी के फीचर्स क्या हैं? मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज़ अ स्टैंडर्ड, ओके, अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो फीचर्स ऑफ मनी है, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। फंक्शंस ऑफ मनी, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शंस, मनी इज़ यूज्ड टू बाई एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स में। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू measure and compare the value of all goods and services. Secondary functions, store of value, money can be saved for future use, okay. Store of value मतलब money can be saved for future use as it does not lose its value easily. Standard of deferred payments, money is used to express future payments like loans, making borrowing and lending easily, okay. So money is used to express future payments like loans, making borrowing and lending easy. Bank, a bank is a financial institution that accepts deposits from the public and that gives loans to those who need it, okay. Commercial bank, a bank that deals with the general public and business, the main objective is to earn profit. Commercial bank का objective क्या है? To earn profit. Functions of commercial bank,
Accepting deposits from the public. Deposits include savings deposit, current account deposits, fixed deposits. Okay. Second function is giving loans, overdraft facility, discounting bills of exchange, etc. Central bank, Reserve Bank of India, the apex bank or the chief bank of a country that regulates and controls the whole banking system is the Reserve Bank of India. It does not deal with the public. Okay, it has nothing to do with the public. Functions of Reserve Bank of India. Reserve Bank of India issues currency. It acts as the banker. Reserve Bank of India is a banker to the government. Act as a banker's bank. Controls credit in the economy. Manages foreign exchange. Credit creation. The process by which commercial banks create credit loans much more than the initial deposits they receive. This is their most important function. Okay, what is credit creation? The function of commercial banks. The process by which commercial banks create credit, also called loans, much more than the initial deposits they receive. This is their important function. Cash reserve ratio, CRR, important है. The minimum percentage of a bank's total deposits that it is mandated to keep as cash reserves with the central bank RBI. The minimum percentage, reserve ratio CRR क्या होता है? Cash reserve ratio, the minimum percentage of a bank's total deposits, बैंक के जितने भी deposits हैं उसका minimum percentage that it is compulsory required to keep as cash reserve with the central bank, जिसका कुछ हिस्सा उसको सेंट्रल बैंक के पास एज कैश रिजर्व रखना पड़ता है, उसे हम CRR कहते हैं. इट इज़ अ टूल यूज्ड बाय द RBI टू कंट्रोल क्रेडिट. ओके, दिस इज़ अ टूल यूज्ड बाय द RBI टू कंट्रोल क्रेडिट. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स दैट इट मस्ट मेंटेन in the form of liquid assets. Okay, the minimum percentage of a bank's total deposits that it must maintain in the form of liquid assets like gold, cash और government securities. Okay, तो कुछ परसेंटेज डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक्स को गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में भी रखना होता है. इसे हम SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. रेपो रेट, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money to the commercial banks. ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा. What is a repo rate? The rate at which the central bank, that is the RBI, lends money to the commercial banks. A higher repo rate makes borrowing costlier for the banks, thus controlling credit. Reverse repo rate, the rate at which the central bank, that is RBI, borrows money from commercial banks. डेफिनेशन याद कर लीजिएगा. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. अ हायर रिजर्व रेपो रेट incentivizes banks to park more funds with the RBI, reducing the money available for loans. Okay, so what is the reverse repo rate? The rate at which the central bank यानी कि RBI borrows money from commercial banks. A higher reverse repo rate incentivizes to park more funds with the RBI. Okay, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स RBI के पास होते हैं जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है. रिड्यूसिंग द मनी अवेलेबल फॉर लोन्स, और लोन्स के लिए जो अवेलेबल मनी है कमर्शियल बैंक्स के पास वो कम हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? आंसर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. द मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांस लोन्स. द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ the central bank, that is the Reserve Bank of India. Which of the following is a drawback of the barter system? Double coincidence of funds. The process by which commercial banks can create loans, okay, multiple times of their deposits is called credit creation. तो credit creation का definition याद कर लीजिए. What is credit creation? The process by which commercial banks can create loans multiple times of their deposits is called credit creation.
The rate at which the RBI lends to commercial banks is called repo rate. The rate at which the RBI lends money to the commercial banks is called repo rate. Which function of money allows us to compare the price of a book and a pen? Comparing वाला function क्या है money का? Comparing the price of a book and a pen. तो function है measure of value. Measure of value. Okay. The Central Bank of India is क्या है? Reserve Bank of India. The Central Bank of India is the Reserve Bank of India. State any 3 drawbacks of the barter system of exchange. तो barter system of exchange के 3 disadvantages हैं. Double coincidence of funds. Double coincidence of funds मतलब it required that each party must have what the other wants. Each party must have what the other wants and must want what the other has and must want what the other has. Each party must have what the other party wants and must also want what the other has. So this was very difficult to arrange. तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वंस को पूरा करना बहुत डिफ़िकल्ट था. Lack of a common measure of value. There was no common unit to measure and compare the value of different goods. Example, it was difficult to decide how many bananas is equal to one goat. So ये तय करना मुश्किल था कि कितने बनाना एक गोट के बराबर होता है. अगर 2 कॉमोडिटी में एक्सचेंज हो रहा है बनाना और गोट, तो यहाँ पे कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मिल नहीं रही थी. ओके, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू कि गोट और बनाना को किस रेशियो में एक्सचेंज किया जा सकता है. डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू. मेनी गुड्स वेयर पेरिसेबल, ओके, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स. पेरिसेबल मतलब जो सड़ जाते हैं, एंड कुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सचेंज. ओके, तो ऐसे जो गुड्स होते हैं जिनको स्टोर नहीं कर सकते, पेरिसेबल होते हैं, उनको फ्यूचर एक्सचेंज में यूज़ नहीं किया जा सकता. सो द प्रॉब्लम इज़ डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू. नंबर 4, बोनस, indivisibility of goods. Indivisibility of goods. Some goods like a live animal could not be divided into smaller units to buy goods of lesser value. तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे एनिमल्स, जीते जागते एनिमल्स को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके वहाँ के छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बेच नहीं सकते. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स. तो ये सब बार्टर्स के प्रॉब्लम थे, वहाँ के बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम थे. Explain the medium of exchange function of money. The medium of exchange function is the most important function of money. It means that money acts as an intermediary instrument to facilitate the sale and purchase of goods and services. It solves the barter problem. It eliminates the need for double coincidence of funds. A seller of wheat can sell it for money to anyone and then use that money to buy clothes from anyone else. Facilitates trade or improves trade. Money is universally accepted in payment for transactions, making exchange process smooth, efficient and widespread. Differentiate between commercial bank and central bank. Objective, earn profit. Central bank, regulate the banking system, ensure economic stability. Number, many in number, only one in a country. Okay. Reserve Bank is only one in a country. Ownership can be privately or publicly owned. Commercial banks always owned by the government. Reserve Bank always owned by the government. Client, general public and businesses. इसके client कौन होते हैं? Government and other commercial banks. Function, accept deposits and give loans. Okay, commercial bank का function है accepting deposits and giving loans. और इसका फंक्शन क्या है? इशूइंग करेंसी. ओके, आरबीआई का फंक्शन क्या है? इशूइंग करेंसी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, बैंकर टू द गवर्नमेंट. व्हाट इज मेंट बाय क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स? Credit creation is the process by which commercial banks create credit, that is gives loans advances several times more than the initial primary deposits they have received. Process. Banks are required to keep only a certain fraction, that is CRR, of their deposits as cash reserves
The remaining amount is used to give loans. The money lent out is again deposited in the banking system and a fraction of that is lent out again. This process repeats, multiplying the total credit created in the economy. Example, if the initial deposit is rupees 1000 and CRR is 10%, the bank keeps 100, lends rupees 900. This 900 becomes a new deposit in another bank which keeps 90 and lends 810 and so on. The total credit created becomes a multiple of the initial rupees 1000. Okay. State any two functions of the central bank. Any two functions of the central bank. Issue of currency. The central bank has the authority to issue currency notes and coins in the country, ensuring uniformity and control in the money supply. Number two, banker to the government. It manages the accounts of the government, provides loans, manages public debt. Banker's bank. It acts as a bank for commercial banks. It holds their cash reserves, provides them loans in times of need and facilitates, helps in clearing of checks. Controller of credit. It uses the tools like CRR, SLR, repo rate, etc. to control the amount of credit created by commercial banks to ensure price stability, economic growth. Explain the functions of money. Money performs several functions that make it indispensable in a modern economy. They are divided into primary and secondary functions. Primary functions, medium of exchange. This is the most fundamental function. Money is used to buy and sell goods and services. It acts as an intermediary, eliminating the problem of barter system. Number two, measure of value. Money serves as a common unit for measuring and comparing the value of goods and services. It acts as a common denominator. Secondary function, store of value. Money allows people to save their wealth for future use. Unlike perishable goods, in barter system, money can be stored without losing its value over the short term. Standard of deferred payments. Money is used as a unit for future payments. This helps in borrowing and lending. Loans are taken, repaid in money, and business transactions and credit are expressed in monetary terms. Describe the functions of commercial bank. Commercial banks play a vital role in economy by performing following function. Accepting deposits. This is the basic functions. Banks mobilize saving from public, offering different types of accounts. Saving account for individuals to save money and earn a small interest. Current account. This is for businessmen to conduct frequent transactions. Usually no interest is offered on such account. Fixed deposit, where money is deposited for a fixed period at a higher rate of interest. Advancing loans, credit creation. This is the primary profit making function. Banks use the depositors to give loans. Banks use the deposits to give loans and charge higher rate of interest than what they pay on deposits. These types of loans are cash credit, a loan up to a specific limit given against a security. Overdraft. It allows a current account holder to withdraw more than their balance up to a set limit. Loans and advances. Direct loans that is given for personal, business or agricultural purpose. Agency functions. Banks act as an agent for their customers. Transfer of funds through checks, draft, NEFT, RTGS. Collection of checks, dividends and bills. Payment of rent, insurance premium, transfer of funds through checks, drafts, collection of checks, dividends, bills, payment of rent, insurance premium, etc. on behalf of customers, buying and selling of securities, general utility functions, providing safe deposit lockers for valuables, issuing letters of credit, traveler's check, debit and credit cards, providing foreign exchange facilities. Explain the role of central bank as the controller of credit. The most important function of central bank is to control credit creation power of commercial banks. This is done to ensure economic stability, to control inflation during boom and to avoid deflation
during a slump, RBI uses two methods: quantitative, general credit control methods. This affect the overall volume of credit in the economy. Number one, bank rate policy. The bank rate is the rate at which the RBI lends long-term funds. So what is a bank rate? The bank rate is the rate at which RBI lends long-term funds to commercial banks. To control inflation, the RBI increases the bank rate, making borrowing costly for banks. This forces banks to increase their own lending rates, discouraging businesses and individuals from taking loans, reducing credit flow and inflation. Number two, open market operations. This refers to the buying and selling of government securities by RBI in the open market. To control inflation, RBI sells securities. This absorbs excess money from market, reducing the cash reserves of banks and their ability to create credit. Variable reserve ratios. Cash reserve ratio. To reduce credit, the RBI increases the CRR, cash reserve ratio. This means banks have to keep more money as reserves with RBI, leaving them with less money to give as loans. The statutory liquidity ratio, SLR. Similarly, an increase in SLR forces banks to maintain more liquid assets, reducing their funds available for loans. Qualitative selective credit control measures. These are used to control the flow of credit to specific sectors. Margin requirements. The RBI can set a higher margin for loans against certain goods. For example, if margin on a gold loan is increased from 20 to 30%, person can borrow only 70,000 against gold worth rupees 1 lakh instead of 80,000. This discourages borrowing against speculative goods. Moral suasion. The RBI persuades and advises commercial banks to follow its policies, like directing them not to give loans for speculative purposes. Coming to the theory of supply. Okay, we shall discuss this in our next session. So, this much for today. I hope you have understood all the concepts really well.